अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और इस वक्त मैच जारी है। छठा मैच है ये इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का। पिंडी स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, और इस वक्त 47वें ओवर का खेल जारी है और अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद रन्स बनाए जा चुके हैं और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बांग्लादेश के। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इस मैच पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो पाकिस्तान की शिकस्त हुई, इंडिया के हाथों एक टाकरा था, हाई वोल्टेज मैच, और इस मैच पर नज़र थी। 23 फरवरी का मैच जो था वो सबकी मरकज़ निगाह बना हुआ था। तो बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं यूसुफ अंजुम और उनके साथ साथ जाहिद मकसूद साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जाहिद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। कल जिस तरह से मैच की एंडिंग हुई, बहुत वन साइडेड मैच था, ऑब्वियस हो चुका था। बस हम ये वेट कर रहे थे कि कितने ओवर्स में ये मैच कंप्लीट करेंगे। पाकिस्तान ने किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। देखिए, कल एक अच्छा काम ये था कि टॉस पाकिस्तान ने जीता था, और हालांकि रिजवान ने फिर एंड पे कहा कि टॉस जीत कर भी हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। ये ठीक है, पिच पे ज़रा स्कोर मुश्किल में लग रहा था कि बड़ी हिटें नहीं लग रही, और पाकिस्तान का पहला छक्का भी गालिबन 41 या 42वें ओवर में खुशदिल शाह ने लगाया था। पाकिस्तान बहुत स्लो खेला। इब्तदा बाबर आजम की तो वैसे ही हुई जैसे हम कल से भी जिक्र कर रहे हैं कि जैसे पहले मैचेस में हैं वो बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी आउट होकर बाहर चले जाते हैं। फिर इमामुल हक को आपको याद है कि उनको चांस मिला, बड़ा लकी रहे वो कि कम अज़ कम इस सीरीज़ में उनको चांस मिल गया, इसलिए कि क्योंकि फ़खर जमान फिट हो गए थे। इमामुल हक ने एक बिल्कुल ही गैर ज़रूरी सिंगल लेते हुए ख़ुदकुशी की कोशिश की और इसमें वो कामयाबी हो गए, और टीम जो है प्रेशर में चलेगी बहुत ज़्यादा 2 विकेटें गिरने के बाद। लेकिन इसके बावजूद अगर बाकी टीमों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो लगता ऐसा था जैसे रिजवान और सऊद शकील जो है 1980 की दहाई की टेस्ट क्रिकेट की इनिंग्स खेल रहे हैं, बहुत स्लो विकेट बचाते हुए। एक स्टेज ऐसी आई थी जब लग रहा था कि अब तेज़ खेलेंगे क्योंकि, लेकिन वो बहुत ही स्लो खेलते रहे, और इसी तरह से फिर वो सऊद शकील तो अच्छा खेले, पहली दफ़ा उन्होंने 50 भी किया। रिजवान आउट हुए तो फिर टीम प्रेशर में दिखाई देती थी। आने वालों से सबसे तवक्को थी कि कहीं तो ऐसा दिखाई दे कि ये वनडे मैच है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी टीम है दौरे जदीद की क्रिकेट में दाखिल हुई ही नहीं है, ना होना चाहती है। और ख़ास तौर पर हम जो बारी बारी बता के बहुत खुश होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, 26 साल के बाद साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने ऐसा यू टर्न लिया बेहतरीन कारकर्दगी का कि उसके बाद मुसलसल आपके सामने है कि यहाँ पे ट्राई सीरीज़ हारा पाकिस्तान, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का क्योंकि बड़ा डंडोरा पीटा। हमने भी बड़ी खुशियाँ मनाई कि 29 साल के बाद पाकिस्तान को ICC चैम्पियनशिप की मेज़बानी मिल गई है। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस देखकर ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट, तमाम साबिक क्रिकेटर्स और सभी को बहुत दुख हुआ, उसके साथ हमें भी अफसोस हुआ। टीम अगर लड़कर हारे फिर इतना अफसोस नहीं होता, इतनी तनकीद नहीं होती। तनकीद करना जाहिर है, जो प्यार करते हैं क्रिकेटर से उनका हक है कि वो तनकीद भी करें, लेकिन बहुत अफसोसनाक किस्म का उनका स्टाइल था। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, हर शोबे में पाकिस्तानी टीम जो है मुकम्मल तौर पर फेल हुई भारत के ख़िलाफ़। और जाहिर है भारत के खिलाफ हम हर साल मैच हारते हैं। 2023 में इंडिया जगा कर वहाँ पे हारे, 2024 अगले साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप में 119 रन नाम से हो सके। अब फिर उम्मीद थी कि चलें, ये ठीक है अपनी जगह पे फिटनेस मसाइल जो हैं, साइम तो बहुत पहले बाहर हो गए थे। एक प्लेयर बाहर होता है पाकिस्तानी टीम का कम्बिनेशन बिल्कुल ही उथल पुथल हो जाता है। देखें भारतीय टीम से लग ही नहीं रहा था कि उनके कम तजर्बाकार हर्षित राणा खेल रहे हैं। शामी कन्फ्यूज़ दिखाई दिए शुरू में, आपको याद होगा उन्होंने 5 वाइड बॉलें की, जहाँ से लगता था डोमिनेट करते पाकिस्तानी बैट्समैन, ताकि जो उनका कन्फ्यूजन था उसका फ़ायदा उठाते, वो भी नहीं हम उठा सके। और बाद में ज़ाहिर है उनके आने वाले बॉलर्स ने बहुत उम्दा कारकर्दगी की, हालांकि 2 कैच भी ड्रॉप हुए इंडियन फील्डर से, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल मजमूई कारकर्दगी देखी जाए, अजीब सा प्रेशर अननोन फियर में दिखाई दी टीम की बॉडी लैंग्वेज, ना कप्तान की ना बाकी प्लेयर्स की जीत वाली बॉडी लैंग्वेज दिखाई नहीं दे रही। यूसुफ, इस यू टर्न की क्या वजह है? जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि ठीक है हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया उनके घर जाकर, और फिर साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हम ये सब याद करते हैं, लेकिन इंडिया को हम क्यों नहीं हरा पाते? ऐसा क्या प्रेशर है इंडियन टीम को लेकर कि हम इंडिया के खिलाफ उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाते? देखें हिफ्जा, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि इंडिया को हम हराएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कभी भी। और 2021 का एक ज़रूर वाक़या हम कह सकते हैं, जब दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने एक तरफा मुकाबले के बाद इंडिया को हराकर हैरान किया था। उसके बाद पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसमें मुसलसल आप कह सकते हैं कि ज़वाल का शिकार है, ख़ासतौर पर एशिया कप के बाद जब ये इंजरीज़ हुई, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इन खिलाड़ियों की, उसके बाद पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में वो मेयार बिल्कुल नहीं रहा, ख़ासतौर पर बॉलिंग में।
और बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम को अक्सर नाकामी का सामना करना पड़ा है। हमने इसके साथ साथ डॉट बॉल भी बहुत खेले पूरे टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड के खिलाफ इससे पहले 3 मैच की सीरीज़ में भी ऐसा कोई देखने को मिला। पाकिस्तान किसी भी शोबे में हम नहीं समझते कि इंडिया से बेहतर दिखाई दिया। उम्मीदें थी कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, ख़ासतौर पर बाबर आजम से। बाबर आजम और विराट कोहली का लोग मुआवजना भी करते हैं, लेकिन बाबर आजम बिल्कुल ऐसे दिखाई दिए कि बुझे बुझे दिखाई दिए। उन्होंने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। एक ही किस्म की बॉल पर ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों को खेलना उनका, उस पर आउट होना उनका मामूल बन चुका है। वो उसकी गलती को दूर करने की कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इस खामी पर काबू नहीं पा सके। और ये लम्हा फ़िक्र है ना सिर्फ बाबर आजम के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के लिए भी, क्योंकि बाबर आजम से ही हमारी सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी। वही पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है और उन्होंने लेकर टीम को चलना होता, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान की जो मजमूई परफॉर्मेंस पर भी असर डाला है और पाकिस्तान तीनों शोबों में बिल्कुल नाकाम दिखाई दिया है। जाहिद साहब, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हमने हमारे प्लेयर्स में वो इंटेंट ही नहीं नज़र आई कि आपने एक अच्छा टारगेट देना है। उनकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी, प्रेशर में ही नज़र आ रहे थे शुरू से ही। हालांकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के साथ के मैच ले लें तो इतना टारगेट था, लेकिन हमें कहीं से भी स्टीव स्मिथ की बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगा कि वो प्रेशर में है, लेकिन रिजवान की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि टीम प्रेशर में है। हिफ्ज़ा बात तो सिस्टम की है ना। इब्तदा से ही अगर देखा जाए हमने कई कप्तान पैदा किए, कई कप्तान चेंज किए। पहले बाबर आजम कैप्टन थे, उन पर तनकीद हुई, फिर बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सके, उनकी जगह शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। फिर बोर्ड चेंज हुआ, दोबारा बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया, फिर बाबर चले गए, रिजवान को कप्तान बना दिया गया। हमने ड्रास्टिक चेंजेस तो की कप्तानी के हवाले से, लेकिन प्लेयर्स में हम नहीं कर सके। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया था, मीडिया भी कहता रहा कि शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो उसमें को बीच में खिलाते रहे। अब देखें, जब टीम अनाउंस हुई है, सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, यहाँ पर गैर मुल्की कोचेस थे, जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन, उनके साथ मुआहदा था बोर्ड का बाकायदा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिलेक्शन कमेटी नई आई है और पूरी पावर्स और इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी को दे दिए गए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, डमी किस्म के वो कोचेस रह गए हैं, तो दोनों छोड़कर चले गए चुपके से। अब जो है बोर्ड में कोई भी चीफ सिलेक्टर नहीं है, क्योंकि पिछली जब सिलेक्शन कमेटी बनाई गई उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मैं जिम्मेदार हूँगा और सारे सिलेक्टर बराबर होंगे। अब क्योंकि हेड कोच हैं एक किस्म का, जब से नई सिलेक्शन कमेटी आई है इसको लीड करते हैं आकिब जावेद, और यहाँ पे काफ़ी तनकीद की गई कि जब इतना बड़ा इवेंट है कम से कम दूसरा रेगुलर स्पिनर रख लें, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि रेगुलर स्पिनर की ज़रूरत है। और कल देख लें, इब्रार ने सबसे अच्छी बॉलिंग की है और मोहम्मद रिजवान एंड पर फिर भी उनका दिफा करते हुए नज़र आए कि, लेकिन शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं, हमने कहीं भी हसनैन को भी चांस नहीं दिया इस सीरीज़ में, कि उनको ट्राई सीरीज़ में ज़रूर चांस मिला था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक दिन की बात नहीं है। जो सिलसिला 2023 से या एशिया कप से जारी है, एशिया कप का अजीबोगरीब हाइब्रिड मॉडल था। कभी टीम सफ़र करते हुए मुल्तान पहुँच जाती थी, अगले दिन सफ़र करके कोलंबो पहुँच जाती थी। वहाँ पे इंडिया के साथ जो बारिश हुआ उसमें रिज़र्व डे भी रखा गया था। एक पाकिस्तान इंडिया से इस बुरी तरह हारा कि उसके बाद पाकिस्तानी टीम संभल नहीं सकी। 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, ट्राई सीरीज़ ले लें, हाँ दरमियान में थोड़ा सा पीरियड आया। और पाकिस्तान की रवायत आज नहीं है, पाकिस्तानी टीम की बहुत पुरानी है। अब देखें, ऑस्ट्रेलिया टीम गई है तो वहाँ जोश और बलबला डिफरेंट दिखाई देता था। गोया कि एक प्लेयर के फॉर्म में आने से पूरी टीम खड़ी हो जाती है। एक आध इंजरी होती है, जैसे साइम अयूब टीम से आउट हुए तो टीम आधी रह गई। फिर फ़खर जमान से हमने अपनी तवक्कुआत लगा ली हैं, फ़खर जमान फिट हुए हैं तो टीम कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हम अपने वीक पॉइंट जो है वो बहुत जल्दी जो है ऑपोजिशन को बता देते हैं कि जैसे अगर हमारा ओपनर मिसिंग है, फ़खर जमान आउट हुए, तो टीम आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनको पता है कि टीम में आपकी क्या क्या कमज़ोरियां हैं। अब जैसे कि जाहिद साहब ने भी इस चीज़ की निशानदेही की, क्यों फ़ॉरेन जो आपके चीफ सिलेक्टर, ट्रेनर्स या कोच हैं वो क्यों नहीं टिक पा रहे, ऐसा क्या यहाँ पर मसला है और यहाँ पर लोगों को क्यों महसूस नहीं हो रहा? हिफ्ज़ा, अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान की टीम में परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है, तो तसलसल तो खुद बोर्ड में नहीं है। आपने देखा कि आए रोज़ हर 6 माह के बाद चेयरमैन हमारे चेंज होते रहे, फिर कप्तान चेंज होते रहे, जैसा कि जाहिद साहब ने जिक्र किया, तो सारी चीज़ें खिलाड़ियों पर भी असर करती हैं। जब गैर मुल्कियों से मुआहदे किए जाते हैं उसमें ये दर्ज होता है कि आपने हर मामले में उनकी इनपुट लेनी है, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को तमाम इख्तियार दे दिया और आकिब जावेदी अंदाता बन गए, बल्कि इस किस्म के उनको 15 रुकनी टीम का इख्तियार भी दिया, और ना सिर्फ 15 रुकनी बल्कि साथ साथ प्लेइंग 11 बनाने का इख्तियार भी दिया कि आप उनको टीम बना कर देंगे। कप्तान और कोच मजबूर होंगे कि वही खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे। तो ये गैर मुल्कियों के साथ यकीनी तौर पर एक ज़्यादती थी, उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए थी गिलेस्पी के साथ। उसके बाद वो भी चलते, गैरी क्रिस्टन भी चलते बने,
तो इस किस्म की जब चीज़ें होंगी तो उससे पाकिस्तान की बदनामी भी होती है कि मुआहदे पूरे नहीं किए जाते। माजी में भी ऐसा हुआ कि मिकी आर्थर के साथ मुआहदा पूरा नहीं किया गया। तो ये एक गलत रिवायत है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं समझता हूँ कि थोड़ा उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब तक मामला खुद अपने ठीक नहीं, उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में भी निखार नहीं आएगा। अब चूँकि हम हार चुके हैं, आज का मैच एक सेरेमोनियल मैच ही समझा जा रहा है जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड की टीम बाज़ार दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश को हराने में कामयाब हो जाएगी। तो उसके बाद हमारा सफ़र ICC चैम्पियन ट्रॉफी में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें अब आराम से नहीं बैठना, बल्कि दोबारा वही बातें होंगी जी ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा, नए लड़कों को मौके दिए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फौरी बाद पाकिस्तान का एक और अहम टूर आने वाला है। पाकिस्तान की टीम ने 12 मार्च को न्यूजीलैंड का सफ़र करना है। वहाँ पर 5 T20 हैं, 3 ODI मैचेस हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को अमली तौर पर नहीं बल्कि करके दिखाना चाहिए कि इक़दाम। लेकिन जो जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, रिजवान अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिद साहब बात करते थे कि हमने अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि 12 मार्च को टूर है। अगर वो सीखेंगे ही नहीं तो वो उस टूर के लिए भी कैसे प्रिपेयर होंगे? देखिए हिफ्ज़ा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर मैच मोहम्मद रिजवान ने, उसमें काफ़ी सवालात के जवाब दिए, और बाज़ औक़ात तो उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया गया कि कहाँ पे गलती होती है, तो वो कहते हैं कोई नई गलती नहीं है, वो तस्लीम करते हैं। इसको भी उन्होंने तस्लीम किया। ये भी उन्होंने कहा कि लगता है कि भारतीय टीम हमसे बेहतर है, भारतीय टीम में एनर्जी ज़्यादा है, शायद हम लोगों में एनर्जी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वही गलतियां हैं जो पिछले हम 4 मैचों से कर रहे हैं, वही गलतियां हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं। यानी कि कप्तान इस चीज़ का इकरार कर रहा है। जब एक जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन किया कि आप समझते हैं कि इब्रार ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की और एक स्पिनर और होना चाहिए था, तो इसका उन्होंने दिफा किया। उन्होंने कहा नहीं, वो जो टीम थी, जो बेस्ट लड़के थे, वो हमने वही शामिल किए थे टीम में जो भारत के ख़िलाफ़ यहाँ पर खेलें। तो मोहम्मद रिजवान भी अब टीम का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये एहसास पहले दिन से लेके अब तक था कि एक स्पिनर रेगुलर नहीं होना चाहिए, 2 होने चाहिए। उनका मौक़िफ़ था रिजवान का कि 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ कोई टीम नहीं खेलती। टीम लैग कर रही है हिफ्ज़ा दरमियान में, ख़ास तौर पर हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, जैसे इंडिया के पास अक्सर पटेल है, रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास खुशदिल शाह है। एक क्रूशल मौके पर कल कैच ड्रॉप करके तो खुशदिल शाह ने वो मैच भी ड्रॉप कर दिया। हो सकता है अगर वो कैच हो जाता तो इंडियन टीम प्रेशर में भी आती। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान का स्कोर ही बहुत कम था। जब एक टीम 146 डॉट बॉल खेलेगी, गोया कि तकरीबन 24 या 25 ओवर्स पर एक भी रन नहीं बनेगा, फिर बहुत बड़े रन की स्कोर करना बड़ा अजीबोगरीब है। इसके बावजूद 240 हुए। अगर टीम कर लेती 40 या 50 और फिर थोड़ा कदरे प्रेशर भी होता कि 300 रन का फटा लगा हुआ है। बिल्कुल, चेस करते हुए तो इस चीज़ का भी प्रेशर होता है। जब स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा टोटल सेट किया हो, 270 280 तक कर लेते तो शायद प्रेशर जो है वो अगली टीम पर आ जाता। लेकिन हमें फील आ रही थी कि हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। डिस्कशन को बहरहाल कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जो मैच जारी था बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें टारगेट सामने आ गया है। बांग्लादेश ने 237 का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को जीत के लिए। 50 ओवर्स खेले हैं और 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो आज शंतो की जानिब से 77 रन स्कोर किए गए हैं। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश ने जैसी भी बैटिंग की है, अभी न्यूजीलैंड आएगा, टारगेट है 237 का, पिंडी की इस पिच को देखते हुए। देखिए, पिंडी की पिच से ज़्यादा पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा उसका टॉस का भी, क्योंकि मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। बज़ाहिर तो देखा जाए दोनों टीमों का कंपटीशन जो है ना, बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों में, ख़ास तौर पर इस इवेंट को अगर सामने रखें, क्योंकि इससे पहले ट्राई सीरीज़ जीती न्यूजीलैंड की टीम ने, फिर उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान जैसी टीम जो होस्ट थी, जो हम तवक्को करते थे अच्छी फाइट देगी, उनको भी शिकस्त दी। बांग्लादेश हार के आई है वहाँ से, भारत से, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उन्हें स्कोर जो है मेरी तवक्को से कम ज़्यादा कर लिया। लेकिन शांतु ने खुद 77 रन बनाए। फिर जाकर अली जो पहला मैच भी अच्छा खेले थे, 45 रन पे अच्छा खेल रहे थे, टॉम लिथम ने उनको रन आउट कर दिया। लगता है उन्होंने भी कोशिश की। इमामुल हक का कल का मैच देख लिया तो उन्होंने 2 चेंजेस की थी बांग्लादेश ने भी अपनी टीम में। आज न्यूजीलैंड ने भी, जो बाहर रेस्ट कर रहे थे 2 प्लेयर, काइल जेमिसन को भी उन्होंने शामिल किया, उन्होंने भी 2 चेंजेस की। तो ओवरऑल पहली इब्तदा ब्रेसवेल की तरफ से हुई, बड़ी अच्छी इब्तदाई 4 विकेटें उनके स्पिनर ने ली हैं। उसके बाद फिर मैट हेनरी ने, काइल जेमिसन ने 2, अरोर की, जिनके बारे में ICC ने भी जारी किए थे अदाद शुमार कि ये मरकज़ निगाह होंगे, एक अच्छे बॉलर हैं। तो ओवरऑल देखा
कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मुश्किल पेश आएगी न्यूजीलैंड को, क्योंकि इन फॉर्म टीम है। और आज उन्होंने रचन रविंद्रा को भी दोबारा शामिल किया है जो अनफिट हो गए थे लाहौर के एक मैच में। और फिर ग्लेन फिलिप्स हैं, केन विलियमसन हैं, विल यंग उनके पास हैं, डेवन कॉनवे हैं, खुद मिचेल से अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो लंबी बैटिंग लाइन है, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए न्यूजीलैंड को पिच को देखते हुए, कम से कम यही मैं ये अंदाज़ा लगा। बिल्कुल यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड की टीम आपके सामने है, अच्छी स्टेबल कंपोज टीम है। हिफ्ज़ा, बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम सबसे ज़्यादा कंपोज इस वक्त नज़र आ रही है, लेकिन हमारी जो तवक्कुआत जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान के लिए क्योंकि हैं, कल दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई थी इंडिया के ख़िलाफ़। वेन्यू भी आज चेंज हुआ है पाकिस्तान की टीम के, आज सरजमीन पर मैच ये खेला जा रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम के लिए अगर अच्छे होने जा रहा है तो उसके लिए दुआएँ कबूल होंगी। और पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड की टीम है वो आज का मैच हारने, हम तो यही चाहते हैं कि बांग्लादेश। अच्छा, अब आप यानी कि कह रहे हैं दुआ मांगे कि आज न्यूजीलैंड हार जाए? देखिए, हमारी उम्मीदें तो यही है ना, इनसे ही बस्ता है ना कि बांग्लादेश की टीम अगर आज वो जीत जाए और फिर हम बांग्लादेश को हरा दें। लेकिन ऐसे मुझे होते काम में, लेकिन उम्मीद का दम अभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। दुआएं आप भी करें, मैं भी कर रहा हूँ, बाकी सब लोग भी कर रहे हैं कि मेरी दुआओं पे तो आपको वैसे ही शक है, आप बार बार कहते हैं हमने दुआ नहीं मांगी, आपको टाइम कल की शिकस्त के बाद कौम के जज्बात इस हद तक पहुंच चुके हैं, दुआएं करने के लिए भी अब तो कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल। वो कहते हैं सिस्टम को चेंज करें, कोई टीम मेरिट पे बनाएं, मेरिट पे प्लेइंग 11 मुंतखब करें, कोई एक जिम्मेदार भी हो जो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करे। बिल्कुल, दुआ करने के लिए भी कुछ नज़र तो आए। आप कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, हम दुआ करते हैं कि आपकी कोशिश आप उसमें कामयाब हों, लेकिन जब आप कोशिश ही नहीं कर रहे तो कैसे दुआ भी कामयाब हो? तो हिफ्ज़ा, फिर पाकिस्तान को एक फ़ैसला कर लेना चाहिए कि अब हमने सख्त डिसीजन लेने हैं और सिर्फ बातों से डिसीजन नहीं लेने बल्कि अपने तौर पर भी करके दिखाना है। अब न्यूजीलैंड का टूर हमारे सामने है, इसके बाद तो उसके लिए चाहिए कि पाकिस्तान टीम नए खिलाड़ियों के साथ वहाँ पर जाए, जितने ये बाबर आजम, रिजवान सारे लोग हैं, शहनशाह अफरीदी, नसीम हारिस, इनको रेस्ट करवाएं। पाकिस्तान शाहीन के खिलाड़ी नौजवान हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वो टीम का हिस्सा बने, उनके साथ जाएं। हारना जीत तो यकीनी तौर पर हमारा एक मुकद्दर बन चुका है, लेकिन अगर नए लड़कों के साथ उनको एक साथ मौका दिया है तो फिर हम समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम आइंदा जो आईसीसी का इवेंट्स होगा उसके लिए तैयार हो सकेगी। उससे पहले पाकिस्तान का मुकाबला यकीनी तौर पर आपने अभी जिक्र भी किया था कि 27 तारीख को हमारा अहम मैच, बल्कि मैं कहूँगा अब रवायती हरीफ भी हमें चेंज कर लेना चाहिए। अब रवायती बांग्लादेश को बना लेना चाहिए क्योंकि उसके साथ हमारा मुकाबला है। अगर हम खुदा न खास्ता उससे भी हार गए तो फिर हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल। जाहिद साहब, अब ये नौबत आ गई है कि हम बांग्लादेश से मैच को अब ये सोचेंगे कि कितना टफ कंपटीशन होगा, पाकिस्तान हरा पाएगा। हम तो इस चीज़ पे भी अब कंफर्म होकर कुछ नहीं कह सकते। देखें, पाकिस्तानी टीम जब ऑस्ट्रेलिया को हराकर जिम्बाब्वे पहुंची थी, वहाँ भी एक मैच हार गई थी। पाकिस्तानी टीम किसी वक्त कुछ भी कर सकती है, जो अक्सर टीम के बारे में कहा जाता है। और किसी ज़माने में याकूब जावेद जो हेड कोच हैं ये कहा करते थे कि पाकिस्तानी टीम जो है अपनी सलाहियतों पे नहीं खेलती, अपना जो मद्दे मुकाबला होता है उसके पोटेंशियल पे खेलती है। अगर वो कमज़ोर टीम है तो कमज़ोर पे मैच फंसा कर बैठ जाती है, बड़ी टीम है तो बड़ा स्कोर करके वहाँ पे हेड टू हेड कोशिश करती है जीतने की। तो पाकिस्तानी टीम में यकसानियत, टीम में तसलसल है। कल यूनिफॉर्म में कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया? बांग्लादेश तो नहीं समझ बैठे थे? तसलसल नहीं है पाकिस्तानी टीम में, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फील्डिंग में बहुत करने की ज़रूरत है। और फिर जो बार बार जिक्र किया जाता है कि अब हार्ड हिटर, पावर हिटर्स की ज़रूरत है। अब देखें 147 डॉट बॉल्स खेल के फिर टीम को जीत का भी तस्वर करना, और इसके बरक्स जब इंडिया की टीम आपके सामने आई है, रोहित शर्मा बेशक जल्दी आउट हो गए 20 रन पे, कितने ही रिकॉर्ड्स बन गए इस मैच में। और इस मैच का दूसरा इंटरेस्ट आपको ये भी याद करना होगा कि पाकिस्तानी जो शायकीन वहाँ पे थे वो ख़ास तौर पर इंडियंस को भी ये देखना चाहिए, कितने क्रिकेट लवर्स हैं कि उनकी टीम हार रही है लेकिन वो विराट कोहली की सेंचुरी पर उनकी बैटिंग को एंजॉय भी कर रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं। और वहाँ पे मैदान में अगर देखा जाए बाउंड्री से या बाहर, तो वहाँ सरफराज बुमराह से खुशगपियाँ कर रहे हैं, और शाहिद अफरीदी जो है वो बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान को गले लगा रहे हैं। उनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पे उनकी वायरल हो रही हैं। लोगों ने भरपूर एंजॉय किया वहाँ पे दुबई में, टिकट बड़ी महंगी ली, ब्लैक में भी खरीदी, लेकिन पाकिस्तानी टीम को इस हद तक दिल नहीं तोड़ने चाहिए कि देखिए शायकीन, क्रिकेट के पास अब कुछ अपने प्लेयर्स के एंजॉय करने के लिए परफॉर्मेंस रही नहीं है ना, इसलिए अब वो बस क्रिकेट लवर्स हो गए हैं बगैर किसी बाउंड्री के, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे वो इंडिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट तो अब जो फैंस हैं वो अब सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनके अपने प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमने 41 ओवर इंतज़ार किया एक 6 की बाउंड्री लगने का, और जब इंडिया बैटिंग पे आई वही पिच थी,
ठीक है, बाबर आजम आए, उन्होंने भी आते साथ चौका लगाया, लेकिन रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हुए, लेकिन उनका वो जो तसलसल था विकेट बचाकर खेलने का यूसुफ साहब, वो रहा। हम तो मायूस हो गई हुई है कौम इस वक्त, वो एनर्जी नहीं रही। आज हमने प्रोग्राम शुरू किया तो अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आप बार बार दुआओं पे बात ले आते हैं, लेकिन अगर दुआओं से हटके हम बात करें तो इस वक्त आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं पाकिस्तान का? देखें इफ्जा, मुझे तो लगता कि यह मुकाबला अब विराट कोहली और पाकिस्तान टीम का रह गया, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अगर हम पे नज़र डालें, इससे पहले जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हुए तो 5 बार विराट कोहली सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये हम कल उनको भी फॉर्म में वापस ले आए जो हम कह रहे थे, और ये इत्तेफाक कह रहे हैं कि वो 5वीं बार मैन ऑफ द मैच पाकिस्तान के खिलाफ ही बने हैं। जब वो फॉर्म में नहीं होता हम उनको फॉर्म में ले आते हैं, हमेशा उन्होंने हमारे खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस उनकी टीम भी वेट करती है पाकिस्तान से मैच करवाओ। इन तमाम खिलाड़ियों के लिए भी एक सबक है, एक मिसाल है विराट कोहली की, जिस तरह उनकी फॉर्म है, और ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा अब तक जो रिकॉर्ड के मुताबिक सिंगल डबल लेने वाले बैटर हैं वो विराट कोहली हैं। अच्छा जाहिद साहब, जाते जाते बताएगा हमारी सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा कौन है? देखिए, हसन चीमा साहब पहले फुटबॉल के साथ इन्वॉल्व होते थे, फिर हसन चीमा साहब एनालिस्ट के तौर पर, डाटा एनालिस्ट के तौर पर पीसीबी में आए, क्रिकेट में उनको रखा गया। उनका सिर्फ ये काम है कि परफॉर्मेंस को कंप्यूटर पे चेक करना और आगे शामिल करना। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को उनको फुल फ्लैज जो है मेंबर बना दिया गया। ये हाल आपके सामने है। आकब जावेद हैं, अजहर अली हैं, असद शफीक हैं, अलीम डार साहब हैं, ये भी एक्सपीरियंस किया गया, पहली दफ़ा एक टेस्ट अंपायर को शामिल किया गया था। और पाकिस्तानी टीम के साथ चले आ रहे हैं और उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दिन ब दिन जो है वो बुरी होती जा रही है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।